नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डिजायर कंपटीशन एकेडमी में। तो आप सबके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूँ 10 के दम स्पेशल सीरीज लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 10 का दम एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो चलिए, आज का जो हमारा 10 का दम का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जिसका उल्लेख संविधान के एक आर्टिकल 352 में दिया गया है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है, कौन इसकी घोषणा करता है, कब तक रहता है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है या किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे आज 10 के दम सीरीज के अंतर्गत। चलिए तो चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी का उल्लेख हमारे संविधान के एक भाग, और भाग का नाम है भाग 18। तो भाग 18 में यहाँ पर आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान पे रखना है कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक ये आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें तो तीन टाइप के या फिर तीन प्रकार के आपातकाल लगता है हमारे भारत में। अगर पहले आपातकाल की बात किया जाए, जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, जिसका उल्लेख है 352 में। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, या फिर इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता ही बोलते हैं, जो राज्यों में लगता है कि अगर कोई राज्य संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है तो वहाँ पर उसको संवैधानिक तंत्र की विफलता मानकर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिनका उल्लेख है 356 में। और एक तीसरा है, अगर देश में किसी प्रकार का अगर पैसों की कमी हो जाए, वित्त की कमी हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। तो ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है 360 के अंतर्गत। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी। बाकी दोनों को भी हम चर्चा करेंगे अन्य 10 के दम सीरीज में। चलो तो हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है। देखो, अगर राष्ट्रीय आपातकाल को हम समझने का प्रयास करें तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि आगे चलकर हो सकता है कि भविष्य में ऐसी स्थिति आ जाए जब देश में शासन को एक हाथ में एक बागडोर में संभालने की जरूरत पड़ जाए, जैसे किसी प्रकार का युद्ध हो जाए, जैसे किसी प्रकार का बाह्य आक्रमण हो जाए, तो उस स्थिति में हमारे देश की बागडोर को केवल और केवल एक हाथ में होना जरूरी। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत संघात्मक शासन व्यवस्था पर कार्य करता है, जहाँ पर संघ भी है और जहाँ पर राज्य भी है। तो राज्यों को भी अपनी सरकार है और संघ की भी अपनी सरकार है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये प्रयास किया कि जब भी आपातकाल आ जाए, जब भी इमरजेंसी आ जाए, तो उस स्थिति में जितना भी शक्ति है वो एक केंद्र के हाथ में रहे। तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल हमने कहाँ से प्रेरित है या फिर कहाँ की संविधान से हम प्रेरित होकर इसको हमारे संविधान में जगह दिए हैं, तो आपको बताना है कि जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। कहाँ से? जर्मनी के वीमर संविधान से ये प्रेरित है, ये आपको ध्यान पे रखना है। अब आगे चलते हैं उद्देश्य। तो इनका उद्देश्य है राष्ट्रीय आपातकाल का देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने। अगर राष्ट्रीय आपातकाल हम लगाते हैं तो उसके पीछे रीजन है, इसका उद्देश्य है, इससे हम देश की एकता को बनाए रखते हैं, अखंडता को बनाए रखते हैं और संप्रभुता को हम बनाए रखते हैं। ये इनका मेन उद्देश्य है। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा कौन। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए, अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति तो है, लेकिन उसके लिए कुछ आधार तय किए गए हैं संविधान में। उन्हीं आधार पर ही हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, उनके अलावा किसी अन्य आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। तो इसके तीन आधार बताए गए हैं हमारे संविधान में। तो तीन आधार पर अगर हम चर्चा करें तो पहला जो आधार है युद्ध है। पहला आधार यहाँ पर युद्ध है, वार, अर्थात अगर हमारा देश का युद्ध किसी दूसरे के देश के साथ हो रहा है तो उन स्थितियों में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा कारण है बाह्य आक्रमण, कि अगर किसी दूसरे देश ने यहाँ पर युद्ध की घोषणा कर दिया है और वो आक्रमण कर दिया है, तो उस स्थिति में भी यहाँ पर लगाया जा सकता है भारत में नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। और तीसरा जो आधार है वो बताया गया सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिवेलियन बताया गया। तो जो सशस्त्र विद्रोह है, अगर देश में बहुत सारे लोग हथियार पकड़ के यहाँ पर विद्रोह करने लगे, तो उस स्थिति में भी हमारे देश में लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल के तीन आधार हैं, एक युद्ध है,
एक बाह्य आक्रमण है और एक है हमारे पास सशस्त्र विद्रोह। तो युद्ध और जो बाह्य आक्रमण है ये किसी दूसरे देश के साथ ही होगा, तो इसको बोला गया है बाह्य कारण, इसको बोला गया है बाह्य कारण, या फिर इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जो तीसरा है सशस्त्र विद्रोह जिसका कारण हमारे देश में छुपा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम आंतरिक कारण। तो बाह्य इमरजेंसी या फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी, और एक होता है इंटरनल इमरजेंसी। तो दोनों के अलग अलग प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के समय। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 आधारों पर यहाँ पर आपातकाल लगाया जा सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। चलो हम तीसरा जो कारण हम पढ़ेंगे सशस्त्र विद्रोह को हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो जो सशस्त्र विद्रोह है जिसके कारण भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो ये सशस्त्र विद्रोह शब्द मूल संविधान में नहीं था। हम सबको पता है कि हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और 26 जनवरी 1950 से लेकर हमने आज 2024 तक संशोधन हम कर चुके हैं। मैं संविधान संशोधन के बारे में 10 कदम ला चुका हूं, तो उसको आप एक बार देख लेंगे। तो हमने सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा है बहुत बाद में, बहुत बाद में जोड़ा है इसको हमने। यहाँ पर ध्यान देंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था कब, 1978 में, ये जोड़ा गया था सशस्त्र विद्रोह। तो अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इसको हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से जोड़े तो इससे पहले क्या लिखा हुआ था तीसरे आधार पे, जिस आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। तो पहले लिखा हुआ था यहाँ पर आंतरिक अशांति। पहले क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। तो आपको पूछा जाता है कि मूल संविधान में किन आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता था। तो मूल संविधान में युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, और कौन सा, आंतरिक अशांति के आधार पर। लेकिन हमने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में इसको चेंज करके हमने कर दिया कब, सशस्त्र विद्रोह कर दिया। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, और इसके पीछे भी राजनीतिक कारण रहे, चर्चा करेंगे जब हम संविधान पढ़ेंगे और संविधान की हम एक व्याख्यात्मक क्लास लेके आएंगे, तब इसको चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसको इंदिरा गांधी ने जब 1975 में आपातकाल लगाया तब के बाद इसको हमको चेंज करा, वो सब कहानी हम पढ़ेंगे एक मेन क्लास में। तो वो क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, अभी हम केवल चर्चा करते हैं इनके बारे में। चलिए, तो 3 आधार पर यहाँ पर लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, और एक है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह को हमने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा है, इससे पहले था आंतरिक अशांति। चलिए अब हम चर्चा करते हैं आगे। तो आगे हम चर्चा करेंगे, तो देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है राष्ट्रपति, उद्घोषणा भी कौन करता है, राष्ट्रपति। दोनों एक ही चीज है, ठीक है, आपको ये देखना है। लेकिन राष्ट्रपति का स्वविवेक की शक्ति नहीं है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि हमको देश में इमरजेंसी लगाना है, युद्ध हो रहे हैं, तो ये खुद से नहीं कर सकता है, स्वयं डिसीजन नहीं ले सकता, ये उनकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है। वो डिपेंड करेगा किन पर, मंत्रिमंडल पर। तो ये जो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के द्वारा, किनके द्वारा, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के द्वारा ही यहाँ पर राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा, ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। यहाँ पर उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करता है, ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। चलिए, स्वयं वो नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ही जो आपातकाल है वो पूरे भारत में लगाया जा सकता है और भारत के किसी भी भाग में लगाया जा सकता है, ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट। अगर उद्घोषणा किसने कर दिया है, राष्ट्रपति ने कर दिया है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, तो अब उसको अनुमोदन भी कराना जरूरी है। आपको पता है कि हमारे संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अब अनुमोदन करने के लिए हम इसको ले जाएंगे कहाँ पर, वहीं 2 सदनों में। तो इसका जो अनुमोदन होता है, अगर राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया है तो घोषणा के 30 दिन के भीतर इसको दोनों सदनों से हमको विशेष बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। मान लो जाए आज का जो डेट है, आज का जो डेट है अगर हम बात करें तो 14 मई है। कौन सा मई है, 14 मई। अब 14 मई को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया है, तो घोषणा के 30 दिन के भीतर, मतलब 14 जून के भीतर तक इसको दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। कौन से बहुमत से, विशेष बहुमत से। और ये सदन का विशेष बहुमत है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 2/3 बहुमत, इसको हम विशेष बहुमत के नाम से जानते हैं, उससे इसको दोनों सदनों से 30 दिन के भीतर अर्थात 1 माह के भीतर इसको पास कराना जरूरी है, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान पे रखना है। अब हम जाते हैं अगला कंडीशन। मान लो जाए अगर उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने कर दिया है, राष्ट्रपति ने कर दिया है, और उस समय लोकसभा विघटित है, मतलब लोकसभा कार्य नहीं कर रही है, उसका विघटन हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा उसको पारित करेगा।
उस राष्ट्रीय आपातकाल को कौन पारित करेगा? राज्यसभा यहाँ पर पारित करेगा, ये आपको ध्यान पे रखना। लेकिन इसके बाद जैसे ही अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और नई लोकसभा का यहाँ पर चुनाव हो जाता है और उसका गठन भी हो जाता है, और गठन होने के बाद उसकी प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर उनको वहाँ से फिर से पास कराना जरूरी है। मतलब ये आप बोलेंगे कि अगर दोनों सदन कार्य कर रहे हैं तो दोनों सदन में इस राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन कराना जरूरी है, ये आपको ध्यान पे रखना है। घोषणा के 30 दिन के भीतर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास कराना है। यदि लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा इसको पास करेगी, लेकिन नई लोकसभा का अगर गठन होता है उसकी प्रथम बैठक के 1 महीने के भीतर उसको वहां से भी पारित कराना जरूरी है, ये आपको ध्यान पे रखना है। अब एक क्वेश्चन और है कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर उद्घोषणा हो जाती है, उसका अनुमोदन भी हो जाता है दोनों सदनों के द्वारा, तो ये एक बार में कितने दिनों तक चलेगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो एक बार पारित होने पर इसकी जो अवधि होती है वो 6 माह की होती। कितने माह की होती? 6 माह की होती, मतलब आधे साल की होती। अगर राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन हो चुका है दोनों सदनों से तो ये 6 माह तक प्रभावी रहेगा। कितने माह तक? 6 माह तक। हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है कि आगे चलकर इसको 6-6 माह के लिए कैसे करके आगे चलकर इसको हमको 6-6 माह के लिए इसको हम पुनः पारित करा सकते हैं। और पुनः पारित हम किसे कब तक करा सकते हैं? अनिश्चित काल तक करा सकते हैं, अनलिमिटेड समय तक ये करा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको हर 6-6 महीने में इसका अनुमोदन करा सकते हैं। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल को हम कितने समय तक अधिकतम रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल को हम अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, इसको हर 6-6 माह बाद रिन्यू कराया जा सकता है, ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये अनुमोदन हो गया और ये आपको पढ़ना है। आगे हम देखेंगे तो इसकी समाप्ति। अब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और चीज़ें अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। तो चीज़ें जब धीरे धीरे सामान्य हो जाती है तो इसको हमको समाप्त भी करना पड़ता है, राष्ट्रीय आपातकाल को। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी समाप्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति के द्वारा जब समाप्ति किया जाएगा तो इसको अनुमोदन कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोनों सदनों के द्वारा, केवल राष्ट्रपति को घोषणा करेगा कि इस दिन से राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो रहा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। लेकिन जब वो घोषणा कर रहा था तो घोषणा के 30 दिन के भीतर उसको दोनों सदनों से विशेष बहुमत से अनुमोदन कराने की आवश्यकता पड़ रही थी, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। आपसे पूछ सकता है क्या राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति को राष्ट्रपति घोषणा करते हैं तो उसका अनुमोदन कराना जरूरी है कि नहीं है? तो आपको बताना है अनुमोदन कराना समाप्ति के लिए जरूरी नहीं है, हाँ उद्घोषणा के लिए जरूरी है, ये आपको समझना है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति नहीं कर रहा है, चीज़ें सामान्य हो चुकी और राष्ट्रपति नहीं कर रहा है उद्घोषणा, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये लोकसभा के साधारण बहुमत के द्वारा भी इसकी समाप्ति की यहाँ पर शुरुआत किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा के साधारण बहुमत मतलब आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले अगर 50% से यहाँ पर पास कर दे कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? समाप्ति की ओर चला जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अगर हम बात करें साधारण बहुमत से भी नहीं हो रहा है तो लोकसभा के पास एक और मौका होता है कि वह अपने 1/10 सदस्य, जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अभी कितना है? 543 मेंबर है, तो 543 का जो 10वां भाग है अर्थात 543 का जो 10% है, अगर हम 10% निकालें तो यहाँ पर इसका लगभग 55 सदस्य आ जाएगा। तो 55 सदस्य अगर एक हस्ताक्षर करके एक संकल्प पारित करे और राष्ट्रपति को दे दे कि राष्ट्रीय आपातकाल बंद होना चाहिए, तो उसके बाद राष्ट्रपति तुरंत 14 दिन के भीतर एक बैठक बुलाएगा। कितने दिन के भीतर बैठक बुलाएगा? 14 दिन अर्थात 2 हफ्ते के भीतर एक बैठक बुलाएगा और उस बैठक में चर्चा किया जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल को कंटिन्यू किया जाए कि उसको रोका जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समाप्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा, लेकिन उसके अलावा अगर नहीं कर रहा है तो लोकसभा यहाँ पर साधारण बहुमत से उसको बंद कराने के लिए प्रयास करेगी। और उसके बाद एक और है, लोकसभा 1/10 सदस्य से एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को सौंपेगी, तो राष्ट्रपति उस पर 14 दिन के भीतर यहाँ पर बैठक बुला सकता है, ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारे पास आज का राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल का एक और पार्ट हमको बनाना है और वो पार्ट रहेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, विधायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो है जो कमिंग सून है कि राष्ट्रीय आपातकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है देश में, तो वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो मैंने बनाया है राष्ट्रीय आपातकाल पर वो आपको अच्छे समझ आया होगा। किसी भी प्रकार के अगर डाउट हो, किसी प्रकार का अगर संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर अपने डाउट को
पूछ सकते हैं, उसका डाउट का क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है। कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको फिर से आपको बता दिया जाएगा, एक बार और समझा के चलिए। तो आज का था हमारा 10 के दम के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल। इसके साथ साथ ही आप जुड़ेंगे कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट के लिए छात्रावास अधीक्षक और साथ ही साथ जो टीचर भर्ती के जितने भी स्टूडेंट हैं तो उन सबको पता है वेटेज कितना है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का एक प्रैक्टिस सेट केशव सर के द्वारा लाया जा रहा है, तो एमसीक्यू के द्वारा 30 में 30 क्वेश्चन कराया जाएगा, ये आपको ध्यान पे रखना है। और जैसे 10 के दम हमने एक सीरीज लॉन्च किया है, उसी प्रकार हम एक 2 मिनट शो ला रहे हैं, और इस 2 मिनट शो में हम 2 मिनट में बहुत छोटे छोटे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारे विवेकानंद सर के द्वारा एक 2 मिनट सीरीज हमारे छत्तीसगढ़ बैच के अंतर्गत, जिसमें टॉपिक है सिद्ध भाभा जलाशय, एक जलाशय है सिद्ध भाभा नाम के, तो उस पर उन्होंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत सारे और टॉपिक पर 2 मिनट शो हर शिक्षक के द्वारा लाया जाएगा, तो इनको भी आप देखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा डिजायर कंपटीशन एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद आज के लिए।